हेलो एवरीवन, एपी टीचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 2000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज में आज हमारा क्लास नंबर 12। कुछ जो है पर्सनल सर्कमस्टांसेस की वजह से आपकी क्लास जो है नहीं हो पाई थी, लेकिन अब जो है वो चीज़ें हमने सॉल्व कर ली हैं, तो अब आपकी क्लास रेगुलर होगी। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट डज नॉट कोइंसाइड विद द ईयर इन विच दे ऑकर्ड। यानी आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सी घटना उस वर्ष के साथ मेल नहीं खाती है जिसमें वे हुए थे। आपके सामने घटनाएं दी हैं और आपके सामने ईयर दिया, आपको बताना है कि कौन सा ईयर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने अपनाया था 1920 में। ये 100% ट्रू है, 1920 में ही अपनाया था। ठीक है, आपको मेल नहीं खाता हुआ बताना है, जो नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि साइमन कमीशन भारत में आया था 1927 में। देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, 1927 में नहीं, 1928 में जो है वो साइमन कमीशन भारत आया था। 1927 में बना था, इंडिया में आया नहीं था, 1928 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। लॉर्ड इरविन ने भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव पारित किया था 1929 में। ये 100% सही है। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन जो है 1929 से ही शुरू हुए हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। महात्मा गांधी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने का फैसला 1919 में लिया। ये स्टेटमेंट भी 100% सही है। तो इस तरीके से, क्योंकि आपसे जो है क्वेश्चन में जो है मेल नहीं खाता पूछा गया है, तो आपका आंसर बी इसमें सही होगा, क्योंकि यही स्टेटमेंट गलत है। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था, ना कि 1927 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पेलाग्रा इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। आपके ऑप्शन है B1, B6, B3, B12। देखिए, मैंने जब आपको विटामिन के बारे में पिछले जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था, मैंने आपको बताया था कि आपको इन विटामिन के नाम, जो साइंटिफिक नेम है, इनके स्रोत और इनसे होने वाली बीमारियों को याद रखना ही रखना है, क्योंकि इससे वो आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये फेवरेट टॉपिक्स होते हैं कुछ एग्जाम्स के, जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इस एग्जाम को रेगुलर दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि कौन कौन से फेवरेट टॉपिक्स हैं जो वो हर बार पूछते हैं, तो उन्हें क्यों ना एक ही बारे में बैठ के याद कर लिया जाए, है ना। तो चलिए, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम सभी विटामिन से होने वाले रोगों को एक बार देख लेते हैं, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दोबारा कभी जो है गलती ना हो, या फिर आपको कभी दोबारा किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए से होने वाले रोग को बोलते हैं रतौंधी। ठीक है, देखिए रतौंधी आप सभी को पता है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में अक्सर लोग ये समझते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस जिनको होती है उनको रात को नहीं दिखता। ऐसी बात नहीं है। जो लोग भी, बच्चे या बूढ़े, जो भी रतौंधी से प्रभावित होते हैं, उन्हें वहाँ नहीं दिखता है जहाँ रोशनी कम है, जहाँ नेचुरल लाइट नहीं मौजूद है, वहाँ वो देख नहीं पाते, चाहे दिन हो चाहे रात हो। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ रात में नहीं दिखता। अगर दिन में भी कहीं अंधेरे में जगह, अंधेरे कमरे में वो बंद है, जहाँ लाइट वाइट कुछ नहीं है, तो वहाँ भी उन्हें नहीं दिखेगा। ठीक है, तो रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए से होने वाली बीमारी। दूसरी बीमारी जो विटामिन ए से होती है वो होता है त्वचा की कोशिका में परिवर्तन हो जाता है। त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। ठीक है, ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। अब ये बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में ही सुना है, इसके अलावा वो जानते ही नहीं है। तो आपको आज ये भी पता चल गई एक नई एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, एक और रोग होता है विटामिन ए की कमी से, जिसे हम बोलते हैं ज़ीरोप्लेथेमिया। ठीक है, ज़ीरोप्लेथेमिया तब होता है, ये भी विटामिन ए की कमी से होने वाला ही रोग है। ठीक है, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इस रोग का कारण क्या होता है। तो देखिए, ये जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से जो नेत्र की हमारी कॉर्निया होती है ना, वो सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। हमारी आंखों में जो कॉर्निया लगा हुआ है, अपने जो है, जब मिरर आपको इमेज या लेंस इमेज पढ़ाते हैं तो आपको बताते हैं, ठीक है, कि आइज में रिफ्लेक्ट कहाँ होता है। ठीक है, प्यूपल पढ़ाएंगे आपको, कॉर्निया पढ़ाएंगे, है ना। तो जो कॉर्निया वाला हिस्सा होता है हमारा, अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है तो वो शुष्क पड़ जाता है। ये आप देखते हैं, जो गोल गोल हिस्सा आपको ब्लैक ब्लैक दिखता है, ये जो है इसमें क्या है, इसमें हल्का सा लिक्विड जैसा है। आप देखिए वो जो है वेट है, अगर वो ड्राई हो जाए, ठीक है, तब इसका मतलब क्या है कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है। ठीक है, चलिए
अब हम नेक्स्ट विटामिन देखते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं विटामिन बी। हम बी जितने भी विटामिन है उनको देख ले। देखिए B1 की कमी से, ठीक है, B1 की कमी से होता है बेरी रोग। ये आपने बहुत सुना होगा, ये बच्चों में बहुत फेमस रोग है बेरी, ठीक है। इसके अलावा वृद्धि रोग भी होता है, ये अपने नाम पे जो है बेस्ड है, बच्चों की वृद्धि को प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए अब विटामिन B2 देखते हैं। विटामिन B2 से होने वाले रोग को हम बोलते हैं किलोसिस, ठीक है, किलोसिस, ओके। चलिए विटामिन B3 देख लेते हैं, जो आपसे पेपर में पूछा गया है। इसी से होता है पेलाग्रा रोग। अभी इन सब की मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा किस प्रकार के रोग की बात की जा रही है, ठीक है। ये एक प्रकार का जो है चर्म ग्राह होता है, यानी इसमें जो आपकी जो स्किन होती है ना वो सिकुड़ने लगती है, सूख जाती है एकदम। पिक्चर के माध्यम से आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि विटामिन B5 से कौन सा रोग होता है, ठीक है। B5 से होता है चर्म रोग, और सर इससे वृद्धि कम हो जाती है और बाल सफ़ेद होते हैं। तो अभी आप लोगों में से जिनके बाल सफ़ेद है ये मान लीजिए कि आपके अंदर B5 की कमी है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं B6। विटामिन B6 से जो होती है रक्त क्षीणता आती है, यानी आपके अंदर खून की कमी है। तो जिन लोगों के अंदर भी खून की कमी है इसका मतलब क्या है, रक्त क्षीणता है उन्हें, ठीक है। उन्हें चर्म रोग भी कई लोगों को होता है, ठीक है। फिर पेशियों में ऐठन, कई लोग अपने हाथ पाँव में एक ऐठन सी महसूस करते हैं, वो विटामिन B6 की कमी की वजह से ही होते हैं। चलिए अब विटामिन B7 अगर आप देखें तो विटामिन B7 की वजह से जो है वो चर्म रोग होता है। आप देखिए चर्म रोग हर प्रकार के विटामिन B में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चर्म रोग होता है और बालों का झड़ना, बालों का झड़ना। आजकल आप देखते हैं बाल बहुत झड़ते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। उसका मेन रीज़न विटामिन B7 की कमी होता है, ठीक है। अगर आप विटामिन B9 को देखें तो विटामिन B9 की कमी से होता है रक्त क्षीणता, यानी आपके अंदर खून कम बनता है, और इसकी वजह से और होती है कुंठित वृद्धि। कुंठित वृद्धि यानी आपके जो विकास होता है, आपका जो ग्रोथ हो रहा है, आपकी जो हाइट बढ़ रही है या फिर मानसिक विकास हो, चाहे किसी प्रकार का विकास हो, चाहे शारीरिक विकास हो, उसमें बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो मैंने आपको विटामिन B5, B6, B7 और B9 से होने वाली बीमारियां बता दी हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं विटामिन B12। B12 की कमी से हो जाती है घातक रक्तहीनता, यानी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल लेवल की आपके अंदर खून की कमी होने को बोलते हैं। आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हो गई है, ठीक है। और इससे अब देखिए घातक तौर पे अगर आपके अंदर रक्तहीनता हो जाएगी तो आपका जो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसमें गड़बड़ी आ जाएगी, उसमें जो है गड़बड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये होता है विटामिन B12 की कमी से घातक रक्तहीनता होती है और तंत्रिका तंत्र में जो है वो गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी आप सभी को पता है उससे स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। स्कर्वी रोग आपने देखा होगा कि आपके मसूड़े सूज जाते हैं, उनसे खून निकलता है, ठीक है, मुंह से बदबू आती है। ये सब स्कर्वी रोग की कमी से ही, मतलब ये सब विटामिन सी की कमी से ही होता है। अब चलिए विटामिन डी की कमी से देख लेते हैं। तो विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग, जिसको हम रिकेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। रिकेट्स होता है, ये बच्चों में होता है। रिकेट्स की बीमारी जो होती है वो बच्चों में होती है। उनकी जो हड्डियां होती हैं आपने देखा होगा वो मुड़ी हुई होती हैं, सीधी नहीं होती हैं। आप अभी चलते हैं तो आपकी हड्डियां सीधी होती हैं, ठीक है। इसलिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी हड्डियों की खूब मालिश की जाती है ताकि वो मजबूत रहें, और जब वो बड़े हों तो उनकी चाल अच्छी हो, क्योंकि अगर उनकी हड्डियाँ जो है वो हल्की सी यू आकार में मुड़ जाएंगी तो वो चल नहीं पाएंगे सही से और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है जिसे हम कहते हैं रिकेट्स, और रिकेट्स बच्चों में होता है। अब विटामिन डी की कमी से बड़ों में भी एक रोग होता है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है। एक बार दोबारा लिख देते हैं।
विटामिन डी की कमी से बड़ों में होने वाले रोग को कहते हैं हम ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक है, ये बड़ों में होता है। बड़ों में हड्डियों संबंधित बीमारी होती है, उनके बॉडी में पेन रहता है। ठीक है, अगर कोई भारी वस्तु ये उठा लेते हैं, क्योंकि उनकी जो है वो पाँव के जो पिछले वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, तलवों के सबसे पीछे वाला हिस्सा जो होता है, वहाँ पे अक्सर उनके दर्द रहता है। अगर वो बहुत ज़्यादा भारी, अगर ये चीज़ बढ़ती जाए, ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन हो जाए और वो भारी चीज़ उठाते हैं, तो वो जो है हड्डी वहाँ से वो क्रैक भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ऑस्ट्रियोमेलेरिया। ठीक है, चलिए अब विटामिन ई की कमी से क्या होता है। विटामिन ई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा, बहुत सारी टीवी सीरीज में आप बांझपन सुनते हैं। ठीक है, कि ये औरत बांझ है, ऐसे कई बार आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग में आता है। जनन क्षमता प्रभावित होती है, यानी आप जो है माँ नहीं बन पाते हैं। ठीक है, इसी को अक्सर हिंदी लैंग्वेज में लोग जो है या लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि बांझपन। ठीक है, जनन क्षमता प्रभावित होती है, जननांग विकसित नहीं हो पाते हैं, आपके जो इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनका विकास सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, आपकी जो मांसपेशियां होती हैं वो कमज़ोर होती हैं। ठीक है, ये विटामिन ई की कमी से आपको होता है। ठीक है, अब चलिए विटामिन के देख लेते हैं। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, थक्का नहीं जमता। इससे क्या होता है, अगर आपको चोट लगेगी तो खून निकलेगा तो वो बहता ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर आप देखिए, जब आपके अंदर विटामिन के बहुत प्रचुर मात्रा में होता है और आपको एक हल्का सा कट भी लग जाए तो वो कम से कम 5 मिनट में पूरी तरीके से रिपेयर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी है और आपको हल्का सा भी कट लगा, ठीक है, तो वो खून बहता रहेगा। ठीक है, और अगर आपको मान लो क्रिटिकल कोई बहुत बड़ी चोट लगी है, आपके अंदर विटामिन के की कमी और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी, क्योंकि आपके शरीर में वो क्षमता ही नहीं है कि वो आपके ब्लड के जो बहाव है उसे रोक पाए। ठीक है, या उसे क्लॉट कर पाए। ठीक है, तो अब मैंने आपको विटामिन की कमियों से होने वाले जो है अधिकांश रोग बता दिए हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम कुछ और चीज़ों को भी देख लेते हैं। देखिए, एक विटामिन और है, मतलब एक रोग और है जिसे हम अक्सर आपने सुना होगा, जिसको हम कहते हैं हेमरेज। ये भी जो है वो विटामिन के की जब कमी हो जाती है तब आपको जो है वो होता है, और ये रक्त संबंधी बीमारी है। ठीक है, हेमरेज। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। एक और जो है विटामिन, एक और जो है बीमारी का नाम जो है वो अक्सर लिया जाता है, क्योंकि ये जो नाम है वो बहुत अनकॉमन है। अक्सर आप इनको यूज़ होते हुए नहीं देखेंगे जनरल टर्म्स में, लेकिन कई बार अगर आपको एग्जामिनर को आपके क्वेश्चन लेवल की डिफ़िकल्टी बढ़ानी है या आपको परेशान करने का मन है उसका, तो वो आपको इस प्रकार के टर्मोलॉजीज़ को देगा। एक और बीमारी है जिसको हम बोलते हैं निकोटालोपिया। ठीक है, निकोटालोपिया, ये बीमारी जो होते हैं ये भी जो है विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है, लेकिन ये सामान्य रतौंधी रोग होता है। ठीक है, सामान्य रतौंधी रोग होता है ये, और ये विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है। ठीक है, चलिए एक और रोग आता है जिसको हम बोलते हैं क्वाशियोर-कॉर। मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं आपसे पहले से माफ़ी मांगती हूँ। ये जो रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। आपके शरीर में अगर प्रोटीन की कमी है तो आपको ये वाला रोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको जो है मैंने ये अच्छे से समझा पाई हूँ कि कौन से विटामिन की कमी से कौन से प्रकार का रोग होता है। आपको ये चीज़ को डेफिनेटली याद कर लेना है, क्योंकि हर बार इससे आपको सवाल पूछा ही गया है और वो भविष्य में भी आपसे पूछेगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये मैंने आपके लिए बनाया। ये है बेरी रोग। आपके शरीर में लाल लाल दाने पड़ जाते हैं, B2। ठीक है, ये जो है ये देख लीजिए, इससे क्या होता है कि आपके मुंह के किनारे फटने लगते हैं, आपके ओंठ बहुत ज़्यादा फट जाते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं ये। और पेलाइग्रा मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये देखिए, ये स्किन एकदम सिकुड़ जाती है, सूख जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये अन्य बीमारियों को भी आप देख सकते हैं। ये रिकेट से मैंने आपको बताया था, बच्चों के जो है पाँव मुड़ जाती है, स्कर्वी है, देखिए जम सूजा हुआ है। ठीक है, डर्मेटाइटिस है। ठीक है, चलिए ये इन्हीं रोगों का जो है नाम है। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बताया है, ये इंग्लिश में इनके नाम है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट शोज द ओरिजिन ऑफ डांस इन इंडिया? कौन सा विश्व धरोहर स्थल भारत में नृत्य की उत्पत्ति को दर्शाता है? आपके पास ऑप्शन है खजुराहो या भीमबेटका या सांची या हम्पी। कौन सा है जिसमें आपको नृत्य कला का प्रदर्शन किया गया है? ठीक है, तो देखिए इसमें आपका आंसर है भीमबेटका। ठीक है, इसमें जो है भारत में नृत्य की उत्पत्ति को जो है वो दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम कुछ अन्य चीज़ों को भी जान लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे जब बात हुई है कि वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट की जब बात ये लोग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देखिए भारत में कुल जो है 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से कुल 34 जो हैं वो कल्चरल है, कल्चरल साइट है। 7 जो है वो नेचुरल की श्रेणी में आती हैं और एक जो है वो मिक्स्ड साइट है। ठीक है, चलिए आगे हम इन सबको देख लेते हैं। ये देखिए ये है खजुराहो का टेम्पल, ये है सांची का स्तूप, ये है भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, और ये है सन टेम्पल। ठीक है, चलिए अब हम मैप के माध्यम से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में जो है कौन कौन सी जगहों पे किस किस प्रकार के जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम जो है राज्यों को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम जिस राज्य को देखेंगे उसका नाम है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र को देखते देखिए महाराष्ट्र में जो आपको पाई जाती हैं साइट्स उनका नाम है अजंता, एलोरा, खजुराहो, एलिफेंटा केव, सांची, भीमबेटका। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र में जो पाए जाते हैं उनका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। आपने ये नाम बहुत सुना होगा। इसके अलावा पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट जो नेचुरल हेरिटेज साइट है ये जो है ये बहुत सारे राज्यों में फैली हुई है, तो इसका जिक्र आप बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य पाए जाते हैं वो है विक्टोरियन, गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल ऑफ मुंबई। ठीक है, ये महाराष्ट्र में पाए जाने वाले हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट जो है राज्य पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट हम देख लेते हैं यूपी। यूपी में है आगरा का किला, बहुत सारे लोगों ने विजिट किया है, बहुत फेमस होता है। जिन्होंने नहीं देखा है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है आगरा का किला। ठीक है, फिर है ताजमहल, ये हमारे 7 वंडर्स में शामिल है। उसके बाद है फतेहपुर सिकरी। ठीक है, ये है यूपी में पाए जाने वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम उड़ीसा में देख लेते हैं। देखिए उड़ीसा में एक ही है जिसका नाम है सन टेम्पल। ठीक है, यही पाया जाता है। उसके बाद हम तेलंगाना में देख लेते हैं। तेलंगाना यहाँ बांट लेते हैं। तेलंगाना में है रंपा देवी का मंदिर। ये बहुत टाइम पहले न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ही फेमस था। ठीक है, तो रंपा मंदिर। अब देखिए हम तमिलनाडु को देख लेते हैं कि तमिलनाडु में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो तमिलनाडु में पाए जाते हैं ग्रुप ऑफ माउंटेन्स ऑफ महाबलीपुरम, मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम। ठीक है, तो यहीं पे पाया जाता है चोल मंदिर। पश्चिमी घाट भी आता है इसमें। ठीक है, उसके बाद इसके साथ साथ इसमें आता है माउंट रेलवे ऑफ इंडिया। माउंट रेलवे
ऑफ इंडिया। जिस प्रकार पश्चिमी घाट आपको बहुत सारे राज्यों में देखने को मिलेगा, उसी प्रकार माउंट रेलवे ऑफ इंडिया भी आपको, उसका वितरण भी आपको कई राज्यों में देखने को मिलेगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ हम यहाँ देख लेते हैं कि असम में कौन कौन से पाए जाते हैं। इसमें देखिए जो पश्चिमी घाट है ये एक जो है कल्चरल साइट है, ठीक है। मैंने सॉरी नेचुरल साइट है। मैंने आपको बताया था कि जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 7 नेचुरल साइट है, उसमें से पहली जो है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। इसके अलावा असम में पाए जाने वाले जो है उनका नाम है काजीरंगा, ठीक है, और मानस। देखिए काजीरंगा और मानस ये दोनों भी जो है वो नेचुरल साइट है। उसके साथ साथ जो काजीरंगा है, ठीक है, वो मिक्स्ड साइट का भी उदाहरण है। एकमात्र मिक्स्ड साइट, मैंने आपको बताया था मिक्स्ड साइट की संख्या एक ही है, तो वो एक जो है जो मिक्स्ड साइट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, उसका नाम अगर आपसे पूछे कि विच आर द फॉलोइंग इज द मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर होना चाहिए काजीरंगा, ठीक है। अभी तक मैं आपको 7 नेचुरल साइट्स में से 3 नेचुरल साइट्स बता चुकी हूँ। पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है काजीरंगा, तीसरा है मानस, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में है केवला देवी नेशनल पार्क। केवला देवी नेशनल पार्क ये भी एक जो है नेचुरल साइट है, तो मैंने आपको चौथी नेचुरल साइट बता दी। इसके अलावा यहाँ पर हिल फोर्ट पाया जाता है, हिल फोर्ट, जंतर मंतर। देखिए जंतर मंतर जो है वो दिल्ली में भी है और राजस्थान में भी है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। पिंक सिटी जयपुर, ठीक है, ये भी जो है हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको राजस्थान की, असम की, उड़ीसा की जो है, उसके बाद तेलंगाना की और जो तमिलनाडु की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ा दी। इसके साथ साथ मैंने आपको यही बता दिया कि 4 नेचुरल साइट्स कौन कौन सी है। काजीरंगा है, मानस है, केवला देवी नेशनल पार्क है और पश्चिमी घाट है। आगे का 3 हम जो है अभी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट कौन कौन सी नेचुरल साइट्स हैं। चलिए तब हम देख लेते हैं गोवा में। ये है गोवा। गोवा में जो हेरिटेज साइट पाई जाती है उसका नाम है चर्चेस एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा। देखिए ये तो सभी को मालूम है, ठीक है, कि चर्च और कॉन्वेंट की सबसे सर्वाधिक संख्या, सबसे ज़्यादा जो है ये गोवा वाले रीजन में ही पाए जाते हैं, ठीक है। जब भी शुरुआत में जब अंग्रेज आए थे तो यहीं पर उन्होंने इन सब चीज़ों की स्थापना की थी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब देखिए कर्नाटक में आप देख लेते हैं कर्नाटक में कौन कौन से पाए जाते हैं। कर्नाटक पाया जाता है हम्पी, जो आपको ऑप्शन में दिया था, पटकल की स्मारक, पश्चिमी घाट मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। और जो नेक्स्ट साइट यहाँ पाई जाती है उसका नाम है सेक्रेड एंड असेंबलेंस ऑफ वैसाल्स, ठीक है, ये पाई जाती हैं। तो ये जो है वो कर्नाटक में पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी जो हेरिटेज साइट पाई जाती हैं। तो उसका सबसे नंबर 1 है सुंदरवन नेशनल पार्क। ये एक नेचुरल साइट है, ठीक है। तो मैंने 4 आपको बता दी थी, 5वीं ये है, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहाँ पे माउंट रेलवे ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया था कि ये भी बहुत सारे राज्यों में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे पाया जाता है शांति निकेतन। अब ये बहुत फेमस है, आपने शांति निकेतन का नाम पढ़ा ही होगा, ठीक है। शांति निकेतन ये जो है आपको पश्चिम बंगाल में पाई जाने वाली हेरिटेज साइट है, ठीक है। चलिए अब उत्तराखंड देख लेते हैं। ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में पाई जाती है नंदा देवी व फूलों की घाटी। ये भी नेचुरल साइट है, ठीक है। तो मैंने आपको 5वीं और ये 6वीं नेचुरल साइट बता दी, ठीक है। तो ये नेचुरल साइट्स मैंने आपको बताई। चलिए अब हम नेक्स्ट राज्य का देख लेते हैं, दिल्ली का देखते हैं। दिल्ली में सबको पता है, ये कॉमन नॉलेज है, कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का किला,
हुमायूं का मकबरा, ये किला जो भी आपका ये दिल्ली में पाए जाने वाले हेरिटेज साइट हैं। ठीक है, चलिए हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में माउंट रेलवे ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया था ये बहुत सारे स्थानों पे फैला हुआ है। ठीक है, और जो दूसरा यहाँ पाया जाता है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये एक नेचुरल साइट है, तो ये आपकी 7वीं नेचुरल साइट है। तो मैंने आपको मिक्स साइट 100% बता दी, एक ही है, फिर मैंने आपको 7 नेचुरल साइट्स भी बता दी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं बिहार। बिहार में क्या है, तो बिहार में बोध गया, ये सब बोध गया ये बहुत फेमस है, आपने सुना होगा। ठीक है, बुद्ध से संबंधित है बोध गया और नालंदा। ठीक है, ये बिहार में पाई जाने वाली हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेट को देख लेते हैं। गुजरात में कौन कौन साइट्स पाई जाती हैं। गुजरात में पाई जाती हैं थम्पानेर, ठीक है, थम्पानेर और पावागढ़ के पुरातात्विक पार्क का पुरातात्विक पार्क। ठीक है, ये पहली साइट है गुजरात की। उसके अलावा यहाँ पाया जाता है रानी का वाव और धौलावीरा, ये तो हड़प्पा स्थल है, काफ़ी फेमस है, आपको पता होगा। और आता है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। ठीक है, अब देख लेते हैं केरल। केरल में जो है सिर्फ एक ही है पश्चिमी घाट जो वहाँ पे फैला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं सिक्किम में कौन सा है। सिक्किम ये यहाँ है। ठीक है, सिक्किम में है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये आप माउंटेन रेंज है, आपने सुना होगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे है चंडीगढ़। ठीक है, ये यहाँ पे है, तो चंडीगढ़ में है द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली। कुछ नाम इंग्लिश में है तो आप उन्हें इंग्लिश में ही याद कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको उन्हें याद रखने में जो है काफ़ी आसानी होगी। आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली। ठीक है, तो ये मैंने आपको टोटल 42 के 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बता दी हैं, कौन से राज्य में स्थित है ये भी बता दी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। एमपी के रायसेन जिले में पाई जाती है। 2003 में इसको यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल का जो है वो टैग दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ पैसिफिक ओशन, यानी प्रशांत महासागर की अधिकतम गहराई कितनी है। आपके पास ऑप्शन दिया है 11, 9, 11। ठीक है, 10, 9, 11, 11, 0, 11, 19, 0, 11। ठीक है, आपसे पूछा गया, देखिए आपके पास ऑप्शन में जो दिया गया है, ठीक है, उसमें सबसे क्लोज रेंज में जो बनता है वो ये बनता है सी। ठीक है, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे, ठीक है, तो आपको जो है पैसिफिक ओशन की जो गहराई है वो इतनी दिखेगी गूगल में। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आपको इससे सबसे जो पास वाला ऑप्शन है, ठीक है, यानी इसकी आसपास की रेंज में जो भी आता है आपको उसे टिक करना है। कई बार वो आपको सही ऑप्शन नहीं देता, उसके आसपास का जो है ऑप्शन दे देता है, तो आपको उसे टिक करना है। आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, वो आपको टेस्ट कर रहा है, तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये है। चलिए अब हम बाकी ओशन की जो है गहराई देख लेते हैं। अगर आप इंडियन ओशन की गहराई देखें तो 7450 मीटर है। अगर आप अटलांटिक ओशन की गहराई देखें तो वो 8605 मीटर है। अगर आप आर्टिक ओशन की गहराई देखते हैं तो वो है 5450 मीटर। ठीक है, ये हमारे 4 महासागर है, मैंने आपको चारों महासागरों की जो है वो गहराई बता दी है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये है इंडियन ओशन, ये अटलांटिक ओशन, इसका फैलाव यहाँ तक है। ये आर्कटिक ओशन है जो ऊपर की चार तरफ है, ये पैसिफिक ओशन है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया कि कौन कौन से महासागर कहाँ कहाँ हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
देखिए यहाँ आपको जो है एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो आपको डाटा जो है वो ये बताएगा 11034 मीटर। तो आपको दोनों याद रखना है। आपसे ऑप्शन में नियरर का जो भी पूछा जाएगा आप वो ट्रिक लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। कई बार वो हो सकता है आपको ये वाला ना दे करके ये वाला दे दे, ठीक है, या फिर आपको जो है जो आपके ऑप्शन में दिया था ये दे दे। तो ये तीनों ही जो है वो सही हो सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही सेम रेंज के आसपास आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर हैज़ द आलमाटी बांध हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। अलमती बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया। देखिए ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको पिछली बार जब बताया था, मैंने आपको बताया था इसी को लाल बहादुर शास्त्री डैम भी कहा जाता है, और ये कृष्णा नदी पर स्थित है, सबको मालूम है, ठीक है। इसी मैंने आपको जब ये पढ़ाया था मैंने आपको कहा था कि वो रिपीट करेगा आपसे क्वेश्चन। देखिए रिपीट किया है कि नहीं। तो अक्सर जो है DSSS भी अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो आपको इन्हें याद रखना है। महानदी पे अगर हम देखें तो महानदी पे जो हीराकुंड डैम स्थित है उड़ीसा में, ठीक है। और गंगा नदी पे आप देख रहे हैं तो टिहरी डैम स्थित है, काफी फेमस है, उत्तराखंड में, ठीक है। बाकी कावेरी और कृष्णा के बारे में जो डैम स्थित है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेटेड। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है 21 जून को, 26 जून को, 20 जून को या 23 जून को। कब मनाते हैं हम विश्व संगीत दिवस, ठीक है। देखिए विश्व संगीत दिवस हम 21 जून को मनाते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। डेट्स याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं और उनके साथ साथ उनकी थीम्स को भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ डेट्स की इंपॉर्टेंट थीम्स होती हैं, इन्हें हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, तो इनसे क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो 21 जून को हम बनाते हैं संगीत दिवस। अगर आप जो है 20 जून को देखें तो 20 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगर आप 26 जून को देखें तो 26 जून को हम जो है 20 जून को हम मिस्टेक हो गई, 20 जून को जो है हम विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं, ना कि विश्व नशा निरोधक दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस हम जो है 20 जून को मनाते हैं, ठीक है। और नशा निरोधक दिवस जो है वो हम 26 जून को मनाते हैं, ठीक है। नशा निरोधक दिवस, ठीक है। और 23 जून को हम देख लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ठीक है। अब मैंने आपको सभी दिवस बता दिए, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है, गिर केसर इज अ फेमस वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। गिर केसर निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध किस्म आपको बताना है। सेब की है, केसर की है, काली मिर्च की है, आम की है। देखिए इसको आप एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। केसर की ज्यादा वैरायटीज आपने नहीं सुनी होंगी कि इनकी ये वैरायटी, ना ही आपने काली मिर्च की ज्यादा सुनी होंगी, ठीक है। अब आपके पास बचा सेब और आम, ठीक है। तो गिर केसर जो है वो आम की वैरायटी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि सेब की कौन कौन सी वैरायटी होती है। देखिए सेब की होती है पर्व, ठीक है, महिला, बाल्डविन, ग्रीन स्मिथ, हरे सेब को बोलते हैं ग्रीन स्मिथ, उत्तरी जासूस, ये बहुत ही फनी नेम है, लेकिन ये सेबों की वैरायटी है, न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ये सेबों की कुछ वैरायटीज के नाम हैं, ठीक है। चलिए हम आम की कुछ वैरायटीज को देख लेते हैं। ये देखिए अल्फांजो है, ठीक है, दशहरी है, लंगड़ा है, केसर है, हिमसागर है, मालगोवा है, वनराज है, चिसुआ चाउसा है, ठीक है, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे ये सभी अंबिका है, ठीक है। ये सभी जो है ये आम की जो है वो वैरायटी है, ठीक है।
आपने कभी न कभी खाई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, ये आम की प्रसिद्ध किस्म है, गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, नारे रंग के गुद्दे के लिए होती है और 2011 में से जीआई टैग भी मिला हुआ है। देखिए, जीआई टैग्स पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना होना चाहिए कि भारत में कितने कौन कौन से राज्य को किस चीज़ के लिए जीआई टैग मिला है। ठीक है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप याद रख लीजिए कि आपके स्टेट में किस किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन इंडेक्स रैंकिंग 2018 व्हाट वाज द रैंकिंग ऑफ इंडिया। देखिए, ये क्वेश्चन पुराना है, आपसे 2018 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि आपकी जो है मतलब रैंकिंग 2018 में इंडिया की कितनी थी। ठीक है, उस टाइम जो है आपका आंसर 130 था, लेकिन आज ये सही नहीं है। आज इंडिया की रैंकिंग 134 है 193 देशों में से। ठीक है, और जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे यूएनडीपी द्वारा लॉन्च किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जो है वो इसे लॉन्च किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके जो सूचकांक है, तो इसमें 3 सूचकांक है। पहले चीजों को मतलब इसमें 3 चीजों को देखा जाता है, जीवन प्रत्याशा, ठीक है, दूसरा देखा जाता है शिक्षा, शिक्षा में भी जो है आपने कितने वर्ष जो है स्कूल में बिताए वो देखा जाता है। ठीक है, तीसरा देखा जाता है जीवन स्तर, आपका जीवन स्तर कैसा है। ठीक है, ये 3 चीज़ों के माध्यम से जो है यूएनडीपी द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार किया जाता है। कौन कौन सी चीज़ें देखता है वो इस इंडेक्स को तैयार करने के लिए? आपकी जीवन प्रत्याशा देखता है, यानी आज मतलब वर्तमान समय में अगर मान लो भारत की देखनी है तो वो देखेगा कि भारत में लोग जो है उन कितने साल तक जीते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो 90 क्रॉस कर पाते हैं, अधिकांश लोग जो है 60 के बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी जीवन प्रत्याशा क्या होगा? 60 to 65। ठीक है, शिक्षा में, अब शिक्षा में इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है स्कूल बस जो है मतलब स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं। ठीक है, ये देखना होता है शिक्षा का मतलब। जीवन स्तर का मतलब आप कैसे जीवन जी रहे हैं। ठीक है, क्या आपके पास कुछ मॉडर्न सुविधाएं हैं कि नहीं, शिक्षा का व्यवस्था आप कर पा रहे हैं कि नहीं, रोजगार आपके पास है या नहीं। ठीक है, आपके मोरल्स कैसे, ये सब चीजें जो है इसमें देखी जाती हैं। ठीक है, तो जब आपसे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया तब आपकी रैंकिंग 130 थी, लेकिन वर्तमान समय में ठीक है भारत की रैंकिंग 134 है 193 देशों में से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल फोक डांस इज ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो है पारंपरिक लोक नृत्य का हमें नाम बताना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है दुमहल, गफा, झोरा, दप्पू। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें से जो है वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो देखिए दुमहल जो है ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है। ठीक है, ये जो झोरा है, ठीक है, ये उत्तराखंड से बिलोंग करता है, उत्तराखंड का नृत्य है। ठीक है, गफा जो है वो महाराष्ट्र का नृत्य है। ठीक है, और ये दप्पू है ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दुमहल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये है दुमहल नृत्य। ठीक है, ये है झोरा नृत्य और ये है दापू नृत्य, जो कि तेलंगाना मतलब जो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के एरिया में किया जाता है। झोरा नृत्य मैंने आपको उत्तराखंड बताया ही है, और दुमहल ये जम्मू कश्मीर का नृत्य। ये आपने अगर कभी आप जम्मू कश्मीर विजिट किए होंगे तो आपने देखा होगा, या फिर डॉक्यूमेंट्रीज में भी इन्हें कवर किया जाता है, तो आपने ज़रूर कहीं ना कहीं पिक्चर के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से देखे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग। हमें गलत जोड़े के बारे में बताना है, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपसे सही जोड़ा नहीं गलत जोड़ा पूछ रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहला आपके पास ऑप्शन है पारसेक समय, यही गलत है। ठीक है, पारसेक जो है वो समय के बारे में नहीं बताता है, पारसेक जो है वो खगोलीय दूरी के बारे में बताता है। ठीक है, खगोलीय दूरी। ठीक है,
प्रकाश वर्ष दूरी के बारे में बताता है, ये 100% सही है। प्रकाश जो है वो डिस्टेंस का ही, प्रकाश वर्ष जो होता है वो डिस्टेंस का ही माप होता है। कंडेला जो है वो प्रकाश की तीव्रता को बताता है, ये भी 100% सही है। विद्युत धारा एम्पीयर को बताती है, ये भी 100% सही है। ठीक है, तो आपका जो आंसर गलत है वो है पारसेक। पारसेक जो है वो समय का जो है टाइम को नहीं बताता है, वो खगोलीय दूरी को ज्ञात करने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, खगोलीय दूरी यानी जो बहुत ही ज्यादा लंबे चीज़ों को नापना हो, मतलब खगोलीय दूरी का मतलब समझिए प्लैनेट्स के बीच में दूरी होगी, या प्लैनेट्स या एस्टेरॉइड्स जो आते हैं उनके बीच में दूरी होगी, दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी हो गई। ठीक है, तो उनको नापने के लिए हम पारसेक जैसी इकाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे खगोलीय दूरी शब्द लिखा गया है। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय इंसेप्टिफिलिस। ठीक है, इंसेप्टिलाइटिस सॉरी, विच ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय इंसेप्टिलाइटिस। इंसेप्टिलाइटिस चुंबकीय बुखार से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपसे पूछ रहा है। इंटेस्टाइन प्रभावित होती है, ब्रेन प्रभावित होता है, स्टमक प्रभावित होता है, ये फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसमें हमारा जो है वो मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक है, ये एक बीमारी होती है जो आपकी ब्रेन को जो है वो प्रभावित करती है। आपका ब्रेन जो है वो सही से फंक्शन नहीं कर पाता है। ये देखिए ब्रेन के किसी भी हिस्से में डेवलप हो सकती है। ये बच्चों में देख रहे हैं आप, ये बच्चों में आप देखते हो कि बच्चों का स्कल जो होता है वो काफ़ी मुलायम होता है, बीच में से पिलपिला जैसा होता है। तो अगर वो पिलपिला है तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कठोर है, ठीक है, तो वो बहुत गलत बात है, क्योंकि उसको समय के साथ कठोर होना होता है। इसी बीमारी को हम इन्फ्लेटाइटिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सर्जन फर्स्ट यूज गूगल ग्लास फॉर सर्जरी। किस सर्जन ने पहली बार सर्जरी के लिए गूगल ग्लास का इस्तेमाल किया था। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है रॉफे ग्रासमैन, नरेश जो है त्रेहन, चार्ल्स आर्डू या रैंड पॉल। ठीक है, किसने इस्तेमाल किया था, तो देखिए जो है रेफे ग्रासमैन, इन्होंने किया था सबसे पहले जो है वो गूगल ग्लास का प्रयोग। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसमें कैमरा वगैरह, चिप्स वगैरह, या फिर आप एक तरीके से जीपीएस सिस्टम, ठीक है, डिस्प्ले वगैरह, ये सब फंक्शन इसमें होते हैं। एक बार अगर आप इसे ये देखिए, ये है गूगल ग्लासेस। ठीक है, इनके माध्यम से उन्होंने किया था। इसमें हार्ट रेट, पल्स रेट, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, ये सब दिखाते हैं। ठीक है, इससे सर्जरी करना आसान हो जाता है। ये देखिए, इसमें फ़ोन लगा होता है, कैमरा होता है, डिस्प्ले होता है, जीपीएस जैसी बहुत सारी जो है वो होती है। 20 जून 2013 में पहली बार इसका इस्तेमाल जो है वो किया गया था। ठीक है, यानी मेडिकल के क्षेत्र में एक प्रकार की क्रांति टाइप का हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज यूज्ड इन एक्वारिगा। ठीक है, यानी एक्वारेजिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, एसिटिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए तो इसमें नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। ठीक है, इसको मिला करके और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मिला करके, ठीक है, HNO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला करके जो मिक्सचर बनता है उसी को हम जो है अम्लराज या एक्वारेजिया बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ आया कि ये किसके मिक्सचर से तैयार होता है, एक्वारेजिया। जब आप नाइट्रिक एसिड और जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाते हैं तो एक्वारेजिया जो है वो बनता है। ठीक है, इनका रेशियो जो होता है 1:3 में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्यतः जो है वो धातुओं को गलाने के लिए इस्तेमाल किया, जैसे कि लोहे की धातु को गलाना हो, आपको प्लूटोनियम को गलाना, सॉरी नॉट लोहा, जो है आपको मान लो स्वर्ण को गलाना हो, ठीक है, या प्लूटोनियम जैसे जो भारी भारी धातु हैं इन्हें आपको गलाना है, तब आप इस जो है सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है, मैंने आपको बताया था जो है जो है वो क्या कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रकार से ये इन्हें गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इस पिक्चर के माध्यम से भी इसे याद रख सकते हैं। ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका मिश्रण है, रेशियो इसका इतना होता है, स्वर्ण और प्लेटिनियम जैसी धातुओं को गलाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेयर इज द वर्ल्ड्स ओनली हैंगिंग टेम्पल लोकेटेड, दुनिया का एकमात्र लटका हुआ मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया, चीन, हांगकांग, म्यांमार, कहाँ पर स्थित है? देखिए ये जो है चीन में पाया जाता है, चीन के शांझी प्रांत में पाया जाता है, ठीक है, इसमें पाया जाता है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए ये इसकी फोटो है, ये पर्वत पे बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है, तो अगर आप वहां से देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई चीज जो है वो लटकी हुई है, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए दुनिया का एकमात्र लटका हुआ मंदिर चीन के सांजी प्रांत में पाया जाता है, लगभग 1500 साल पुराना है, ठीक है। जो है ये 3 चीनी परंपराओं का दर्शाता है, बुद्ध को, ताओ को और कंफूसियावाद को, ठीक है, उन्हें ये दर्शाता है। उनका मिला जुला जो है स्वरूप जो है आपको इस मंदिर में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज टैक्स ओरिजिनेटेड, यानी जीएसटी निम्नलिखित में से किस जो है कंट्री से जो है उत्पन्न हुआ है, ये सिद्धांत कहाँ आपको जो है देखने को मिलता है? आपके पास ऑप्शन है फ्रांस में, ब्रिटेन में, भारत में, जर्मनी में। कहाँ से लिया है इंडिया ने जीएसटी? अगर कहीं से लिया तो कहीं ना कहीं से तो लिया ही होगा, ठीक है। तो फ्रांस में जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। और भारत में मैंने आपको बताया था 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जो है इसको अपनाया गया था, लेकिन फ्रांस में ये 1954 में ही आ गया था। देख लीजिए कितने ज़्यादा आगे हैं ये लोग, इन्होंने 1954 में ही जीएसटी लागू कर दिया था। अब भारत देख लीजिए, उसने अभी 2017 में लागू किया, और विश्व में लगभग 160 देश हैं जो जीएसटी को फॉलो करते हैं, या जीएसटी उन्होंने अपने देशों में जो है लागू कर रखा है, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन है। 1954 में जो है फ्रांस से लागू किया था, जुलाई 2017 में भारत ने लागू किया था, और 160 देशों में ये ऑलरेडी लागू हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल हैपन इफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेस द कैश रिजर्व रेशियो, यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी नकदी आरक्षित अनुपात बढ़ा देता है तो क्या होगा? ये क्वेश्चन में आपको, जब मैंने जो है साख की राशनिंग टू आरबीआई पढ़ाया था, तो मैंने उसमें आपको जो है सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बताया था। मैंने को ये बताया था कि अगर आरबीआई इनको बढ़ाती है तो क्या होगा, घटाती है तो क्या हुआ, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। चलिए पहले हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ जाएगी, प्रारंभ में आपूर्ति में वृद्धि, लेकिन बाद में धन की आपूर्ति में कमी। अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति कम हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति अप्रभावित रहेगी। देखिए ऑप्शन सी इसमें जो है सही ऑप्शन है। सीआरआर मैंने आपको बताया था कि होता क्या है। इसमें क्या होता है, एक निश्चित राशि होती है जो रिजर्व बैंक के पास जो है, बाकी जो बैंक होते हैं, अन्य बैंक जो है आरबीआई के पास अपनी कुछ निश्चित राशि को जो है वो जमा करते हैं, ठीक है। और इस पे सरकार उन्हें जो है मतलब इनके ऊपर मतलब ये बाध्यता है कि उन्हें जमा करना होता है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क करता है, इसके बढ़ाने से क्या फायदा होता है, इसके घटने से क्या फायदा होगा, ठीक है। देखिए अगर सीआरआर बढ़ता है, ठीक है, इस प्रकार समझते हैं हम, बढ़ेगा तो क्या होगा, मार्केट में जो मुद्रा है जिसको हम तरलता बोलते हैं वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब पैसा कम होगा तो मार्केट में क्या होगी, मांग भी तो कम होगी, पैसा तो है ही नहीं तो खरीदेंगे कैसे, ठीक है। अब मांग कम हो जाएगी तो हमारे साख सृजन यानी जो बैंक हैं, ठीक है, उनके पास जो है साख सृजन की क्षमता भी कम हो जाएगी, उनके पास भी तो पैसे ही कम हो जाएगी, ठीक है। अब ये हो जाएगा तो जो है वो मुद्रा नीति, ठीक है, महंगी हो जाएगी, यानी जो लोन वोन देना होगा वो भी महंगा हो जाएगा, और लोन महंगा हो जाएगा तो इस प्रकार से हम क्या हो जाएगी, मुद्रास्फीति पर रोक लगा सकते हैं, ठीक है, यानी इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए। अगर सीआरआर बढ़ेगा तो मार्केट से तरलता कम हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी यानी जो मनी है मार्केट में, मनी का फ्लो कम हो जाएगा, फ्लो कम हो जाएगा तो आपके पास पैसा नहीं है, तो आप डिमांड क्या करेंगे, डिमांड भी आपकी कम हो जाएगी, डिमांड आपकी कम हो जाएगी तो जो
जो बैंक हैं, ठीक है, उनके पास भी तो पैसे की कमी हो जाएगी ना, साक्षर जनसंख्या, तो वो उसको नहीं रख पाएंगे। अब वो अगर उनके पास खुद भी ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो अगर आप उनके पास लोन लेने जाएंगे तो आपको वो महंगा लोन देंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो मार्केट में अगर इन्फ्लेशन आया हुआ है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब यही देख लीजिए, इसका उल्टा स्थिति क्या होगा अगर CRR को कम कर दिया जाए तो। देखिए, अगर CRR कम होता है तो क्या होगा, तरलता बढ़ेगी, ठीक है, यानी मनी का फ्लो बढ़ेगा। मनी का फ्लो बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मांग बढ़ जाएगी तो साख सृजन अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। उनके पास खुद भी पैसा होगा, खुद भी पैसा होगा तो भैया आप उनके पास जाओगे जो है वो लेने के लिए लोन, तो वो आपको देंगे क्योंकि उनको प्रॉफिट होगा। इसके साथ ही साथ क्या होगा, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, जिसको अपस्फीति की जो है कहा जाता है, डिफ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि CRR बढ़ने से और घटने से जो है वो मार्केट पे कैसा प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये वही बात है जो मैंने आपको बताया था, एक निश्चित हिस्सा होता है जो आप RBI के पास रखते हैं, ठीक है। तरलता का मोती मैंने बता दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रेफर टू डार्विन, जो है डार्विन फिंचेस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डार्विन फिंचेस को संदर्भित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्नेक, एम्फीबियन, बैट या बर्ड। देखिए, अब आपको बहुत सारे लोगों को ये वर्ड, क्योंकि जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो तो समझते हैं, ठीक है। देखिए, डार्विन एक जो है वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो भारत में, मतलब भारत में नहीं, पूरे विश्व में जो स्पीसीज हैं, ठीक है, वो अस्तित्व में कैसे आई हैं। आपने एक मटर का उदाहरण सुना होगा, मटर के दाने के साथ उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था। सिर्फ उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अन्य भी किए थे, ठीक है। तो डार्विन ने जो है वो फिंचेस का मतलब एक प्रकार के छोटे पक्षी होते हैं, ठीक है, उन्होंने देखे होंगे अपने गार्डन में, ठीक है। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो छोटे पक्षी होते हैं उनके बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती हैं, ठीक है, और वो वैरायटीज पर जो है जगह के हिसाब से वो बदलती रहती हैं, ठीक है। तो उन्होंने उस पर एक शोध और अनुसंधान करके बताया था कि छोटे प्रकार के पक्षी होते हैं वो हर महाद्वीप पे अलग अलग या हर देश में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, उनकी कुछ वैरायटीज के नाम उन्होंने लिखे थे, ठीक है। तो फ्रेंचीज का यहाँ पर मतलब जो है पक्षी से है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए, ये उन्होंने बताया था, आपने देखा होगा चोंच के हिसाब से, ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये जो है इन्होंने 14 वेरिएशन बताए हैं कि इस प्रकार के जो है वो पक्षी होते हैं, ठीक है, उनकी पिक के हिसाब से कि वो कैसे कैसे दिखते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन मैंने कहा था आपसे कि सभी द्वीपों पर छोटे प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के फिंच पक्षी पाए जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन के सिद्धांत जो है वो इन्होंने ही दिया था, डार्विन ने, और उनकी किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। देखिए, यहाँ पे भी एक ये नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन का सिद्धांत को आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द साइंटिस्ट, मतलब कौन से जो है वैज्ञानिकों द्वारा नेचुरल सिलेक्शन या एवोल्यूशन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। आपके पास ऑप्शन हो जाएगा डार्विन हो जाएगा, आइजैक न्यूटन हो जाएगा, या अन्य कोई दे देगा। तो अगर आपको पता होना चाहिए कि डार्विन ने जो है इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट एरिया इन ईयर 2017-2018। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो पुराना है, ठीक है। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तब इसका जो है आंसर था 1% वृद्धि। लेकिन वर्तमान में जो है ये काफ़ी चीज़ें जो है वो बदल गई हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं अन्य डाटा वर्तमान के समय के हिसाब से। देखिए, अगर आपसे पूछा है कि भारत का कुल वृक्षावरण या वन्यवरण कितना है, वन्य और वृक्षारण, तो भारत का कुल जो है वो 809,537 किलोमीटर है, ठीक है, स्क्वायर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.6% है, ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और सर्वाधिक पूछे सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है, तो MP में है, ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद उड़ीसा में है, उसके बाद जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछता है कि जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा किस में है, परसेंटेज वाइज, ठीक है, क्षेत्रफल में
परसेंटेज वाइज कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा है, तब आप लिखेंगे जो है मिजोरम। मिजोरम में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज 84.5 है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है 79.3 है। फिर मेघालय में है 76%, ठीक है, परसेंटेज वाइज यहाँ पर है। अब आपसे पूछे कि वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि, ठीक है, वनावरण में वृद्धि कहाँ हुई है, ठीक है, तो आप अरुणाचल प्रदेश बताएंगे, सॉरी आंध्र प्रदेश बताएंगे। उसके बाद तेलंगाना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो उड़ीसा है। उसके बाद कर्नाटका है, ठीक है। यहाँ पे हुई सबसे ज़्यादा वृद्धि। और वहीं अगर आपसे वनावरण में सबसे कम पूछ ले कि सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई है, तब आप अरुणाचल प्रदेश का नाम बताएंगे। देखिए जैसे कन्फ्यूजन मुझे हुआ वैसे आपको भी हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसे इस्तेमाल मतलब जो है याद कीजिएगा। फिर मणिपुर का नाम आएगा। उसके बाद नागालैंड। आपको टॉप 3 याद कर लेने हैं, ज़्यादा डिटेल में जाके याद नहीं करना है, ठीक है। तो ये है आपके वनावरण में क्षेत्र कहाँ सबसे ज़्यादा है, कहाँ सबसे कम है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, नई फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 वाली है, आपको वो याद रख लेनी है, क्योंकि ये आपसे पुरानी फॉरेस्ट रिपोर्ट पर जो है वो डेटा पूछा गया है। आपको नई 2000 जो है फॉरेस्ट की 2021 की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से आपको अब डाटा याद करना है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड सभी डाटा आप याद कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में जो है वो किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पास इज सिचुएटेड बिटवीन लद्दाख एंड तिब्बत। तो आपसे पूछा है कि लद्दाख और तिब्बत के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है, जोजिला जो है, लानकला, खादुंगला या चांगला, ठीक है। देखिए मैंने आपको जब दर्रे पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया दिया था, ठीक है, कि चांगला दर्रा जो है वो स्थित है। ये देखिए यहाँ देख लेते हैं, ये है लद्दाख, ठीक है, ये जम्मू का ये एरिया लद्दाख वाला एरिया है। ये चांगला दर्रा, यहाँ से आप होते हुए जो है तिब्बत जा सकते हैं। ये यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फादर ऑफ जियोमेट्री इज। ज्यामिति के जो है जनक किनको हम मानते हैं? पाइथागोरस को मानते हैं, यूक्लिड्स को मानते हैं, केपलर को मानते हैं, अरस्तु को मानते हैं। देखो यूक्लिड्स जो है वो फादर ऑफ जियोमेट्री हैं, ठीक है। यही देख लेते हैं कि पाइथागोरस को क्या बोलते हैं। पाइथागोरस को हम बोलते हैं फादर ऑफ म्यूजिक, ठीक है। केपलर जो है वो है फादर ऑफ साइंस फिक्शन, अरस्तु जो है वो है फादर ऑफ लॉजिक, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। चलिए ये देखिए एलिमेंट्स उनकी एक पुस्तक थी, उसमें उन्होंने जो है इससे संबंधित सिद्ध किया था, ठीक है। ये देखिए ये इनका सिद्धांत है जो उन्होंने दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ विच एन ऑर्डिनरी बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट कैन बी डिलेड। किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित एक साधारण विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए लंबित किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है 3 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए, 5 के लिए, ठीक है। देखिए इसमें आपका आंसर सही होगा 4 महीने के लिए आप इसे टाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए समझ लेते हैं इस स्लाइड में। देखिए सबसे पहले आपको पता होता है कि 2 प्रकार के विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक, ठीक है। सबसे पहले हम धन विधेयक को समझते हैं क्योंकि इसे समझना बहुत आसान है। अगर धन विधेयक पारित हो रहा है स्टेट लेजिस्लेशन में, तो देखिए ये है विधानसभा, ये है विधान परिषद, ठीक है। इसमें जो है आर्टिकल 22 के तहत जो राज्यपाल जो है वो प्रेसिडेंट के लिए आरक्षित करता है, राष्ट्रपति के लिए इस बिल को आरक्षित करता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? या तो इस पे साइन कर देगा, ठीक है, या तो हस्ताक्षर करेगा, ठीक है, और वो कानून बन जाएगा। देखिए
या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, धन विधेयक की स्थिति में क्या होगा, विधान परिषद है और एक तरफ विधानसभा है, ठीक है। विधानसभा जो है आपस में इसको पारित करके, ठीक है, विधान परिषद को देगी। उसके बाद ये मामला जब दोनों सदनों में यानी विधानसभा में, एक बार सही से समझ लीजिए, धन विधेयक के संदर्भ में क्या है, धन विधेयक के संदर्भ में विधानसभा में विधेयक पारित होगा, ठीक है। उसके बाद विधान परिषद में पारित होगा। जब दोनों जगह से पारित हो जाएगा तो वो जाएगा राज्यपाल के पास। किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल के पास आप दो जो है रास्ते हैं। पहला, या तो वो उस पर सिग्नेचर कर दे, जैसे वो सिग्नेचर कर देगा वो विधेयक पारित हो जाएगा और जो है उस पर कानून बन जाएगा, या तो वो आर्टिकल 200 के तहत जो है राष्ट्रपति को जो है आरक्षित कर दे कि राष्ट्रपति इस पर निर्णय लेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के अगर ये आरक्षित होगा तो राष्ट्रपति अगर उस पर हस्ताक्षर कर देगा, ठीक है, तो कानून बनेगा। अगर वो हस्ताक्षर नहीं करेगा तो कानून नहीं बनेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ। एक बार फिर से समझ लेते हैं। धन विधेयक की स्थिति में विधेयक जो है विधानसभा और विधान परिषद से पारित होने के बाद जाएगा राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास दो ऑप्शन है, या तो वो उसे पारित कर दे यानी सिग्नेचर कर देगा तो वो पारित हो जाएगा। अगर वो सिग्नेचर नहीं करता है तो आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति को आरक्षित कर देगा। फिर ये विधेयक जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास भी दो ऑप्शन है, या तो हस्ताक्षर कर दे, हस्ताक्षर करेगा तो कानून बनेगा, हस्ताक्षर नहीं करेगा तो कानून नहीं बनेगा। तो धन विधेयक की जो मतलब ये प्रक्रिया है वो बहुत सिंपल है। अब हम देखो साधारण विधेयक को समझ लेते हैं कि साधारण विधेयक की क्या प्रक्रिया है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन साधारण विधेयक पर पूछा है, धन विधेयक पर नहीं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, अगर जो पारित होकर के विधानसभा से पारित होकर के विधान परिषद में जो है वो विधेयक जाता है, ठीक है, यहाँ पे वो 3 माह की देरी कर सकते हैं। कौन, विधानसभा 3 माह की देरी कर सकता है, ठीक है। विधान परिषद नहीं, विधानसभा 3 माह की देरी कर सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो है वो विधान परिषद से पारित होकर विधानसभा पे जाता है तो विधानसभा जो है या तो इसे पारित करे या इसे समाप्त कर दे, ठीक है। यानी विधानसभा का यहाँ पे ताकत ज्यादा है, विधान परिषद की ताकत कम है, क्योंकि अगर विधानसभा देती है विधान परिषद को, ठीक है, तो वो 3 माह की देरी कर सकता है। लेकिन अगर विधान परिषद विधानसभा को दे रहा है तो वो पारित करेगा या समाप्त कर देगा, ठीक है। देखिए अब 3 माह की देरी यहाँ होगी। मान लीजिए इन लोगों ने दोबारा से वही सेम प्रस्ताव पारित किया, ठीक है, फिर प्रस्ताव पारित किया उन्होंने और विधान परिषद के पास भेजा। अब पहले विधान परिषद ने ऑलरेडी 3 माह की देरी कर दी है, इन्होंने फिर से वही प्रस्ताव पारित किया और फिर से विधान परिषद के पास भेजा। अब विधान परिषद यहाँ पर 1 माह की देरी और कर सकती है, ठीक है। तो अब देख लीजिए 3 माह ये, 1 माह ये, हो गया टोटल 4 माह की देरी, ठीक है। इतने माह तक विधान परिषद जो है विधानसभा के जो विधेयक है उसको रोक सकती है, ठीक है। लेकिन अब 4 माह से ज्यादा नहीं रोक सकती। 4 माह के बाद ये जाएगा राज्यपाल के पास ये विधेयक, ठीक है। अब राज्यपाल के बाद मैंने आपको बताया था उसके पास जो है 4 ऑप्शन है। पहला, हस्ताक्षर कर दे, अगर हस्ताक्षर कर देगा तो कानून बनेगा, हस्ताक्षर नहीं करेगा तो कानून नहीं बनेगा। तीसरा जो है वो आरक्षित कर दे। आरक्षित के केस में वही राष्ट्रपति के पास जो है आर्टिकल 200 के तहत वो आरक्षित करेगा, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा तो कानून बनेगा, और अगर नहीं करेगा तो नहीं कानून बनेगा। चौथा उसके पास ऑप्शन है कि पुनर्विचार के लिए रख ले, ठीक है। अब अगर वो पुनर्विचार के लिए रख लेता है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब इस पे समय सीमा का उल्लेख नहीं कि कब तक वो पुनर्विचार के लिए रखेगा, जब तक चाहे मर्जी तब तक अपने पास रख सकता है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम दोबारा से साधारण विधेयक को मैं आपको बता देती हूँ। साधारण विधेयक में 2 स्थिति है। अगर जो कोई विधेयक जो है विधानसभा विधान परिषद को भेजती है तो विधान परिषद उसे पहले तो 3 माह के लिए रोक सकती है, ठीक है। और वहीं अगर विधानसभा वापस से उसी बिल को जो है फिर से विधान परिषद के पास भेजती है तो वो 1 माह के लिए और रोक सकती है उसे। यानी किसी भी बिल को वो 4 महीने के लिए रोक सकते हैं। उसके बाद उसे राज्यपाल को भेजना पड़ेगा। राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन है, या तो हस्ताक्षर कर दे, या तो नहीं करे, या फिर राष्ट्रपति को भेज दे, ठीक है। राष्ट्रपति भी हस्ताक्षर करे चाहे नहीं करे, या फिर वो उसे आरक्षित कर ले अपने पास। समय सीमा नहीं बताई गई कि कब तक अपने पास रख सकता है पुनर्विचार के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या होता है, अगर विधान परिषद विधानसभा को कोई विधेयक भेजती है, ठीक है, तो वो उसका वेट नहीं करते हैं, वो उसे या तो पारित करेंगे या तो मना कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो आपको जो है ये विधेयक वाले सारे जितने भी आपके डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट तरफ चलते हैं। ये वही लिखा है जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है।
चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज इट अनाउंस दैट दिल्ली वुड बी द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश रूल टेरिटरी। ठीक है, किस वर्ष ये घोषणा की गई थी कि ब्रिटिश शासित प्रदेश की राजधानी दिल्ली होगी। 1911, 1919, 1916, 1912। देखिए 1911 में जो है दिल्ली दरबार आपने सुना ही होगा, काफी फेमस है, जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे। ठीक है, तब उन्होंने जो है वो दिल्ली मतलब जो है भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की थी। ठीक है, घोषणा जो है वो 1911 में घोषणा हुई थी, क्योंकि आपसे घोषणा पर ही सवाल पूछा है। ठीक है, 1912 में वो हस्तांतरित हो गई थी, ध्यान रखिएगा। अगर वो आपसे घोषणा पूछता है तो 1911 आएगा। अगर आपसे ये पूछता है कि दिल्ली हस्तांतरित कब हो गया था राजधानी, तब जो है वो 1912 जो है आपका ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो 2011, 2012 दोनों डेट्स, दोनों ईयर सही है, लेकिन आपका डिफरेंस इतना होना चाहिए कि घोषणा पूछ रहा है आपसे या हस्तांतरित होने की बात पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है सवाल में। ठीक है, तो आप यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो लॉर्ड इरविन ने क्या किया था, 13 फरवरी 1931 को जो नई दिल्ली की उद्घोषणा की थी। न्यू दिल्ली जो है भारत की कैपिटल बताया था उन्होंने। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। ये देखिए, पहले हमारी राजधानी कलकत्ता थी, फिर 1911 में जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में आए थे, उन्होंने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया था। तो 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। ठीक है, और लॉर्ड इरविन ने 13 फरवरी 1935 को नई दिल्ली का उद्घाटन किया था, जिसे हम आज जानते हैं न्यू दिल्ली, जो भारत की कैपिटल है। उसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम लोगों से जुड़ सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है पीडीएफ पाने की तो भी आप हमें जो है वो टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उस पर आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपको पीडीएफ की जो प्राप्ति है वो आसानी से हो जाएगी। तो आई होप आप लोग जो है अपनी तैयारी जो है अच्छे से चालू रखेंगे और जो है कड़ी मेहनत करेंगे ताकि आपका आसानी से सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट क्लास के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।